अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं पार्किंसंस डिजीज़ और इसको उर्दू में हम कहते हैं राशा की बीमारी। यानी कि ये वो लोग होते हैं जिनकी अलामात में एक जो अलामत होती है वो ये राशा या जिसको आम जुबान में हम ट्रेमर कहते हैं तो ये मौजूद होते हैं। लेकिन इन अलामात पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे दिमाग के कुछ ख़ास हिस्से होते हैं ये बड़ी गहराई में होते हैं। यानी आप ये समझ लें कि एक एरिया है जिसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। उस एरिया में मौजूद कुछ सेल्स होते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा के, और उससे ऊपर के कुछ एरियाज हैं जहां पे होता है बेसल गैंग्लिया, जिसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। तो जो सबस्टेंशिया नाइग्रा के जो सेल्स होते हैं वो पैदा करते हैं डोपामीन, और जब ये डोपामीन नहीं पैदा हो पाता तो जिसके नतीजे में जो बीमारी पैदा होती है उसको हम कहते हैं पार्किंसंस डिजीज। इसकी कोई वजह नहीं पता चल सकी और इसे इसीलिए कहते हैं इडियोपैथिक। लेकिन यहां पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना पार्किंसंस डिजीज को पार्किंसोनिज्म के साथ। पार्किंसोनिज्म में अलामात तो यही होती हैं जिनका अभी आगे चल के मैं जिक्र करूंगा, लेकिन उसमें जो वजह होती है वो मालूम होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अमेरिका के एक बहुत मशहूर जो बॉक्सर थे, आलमी बॉक्सर थे, जो अब दुनिया में नहीं रहे और जिन्होंने अपना मजहब भी तब्दील किया था, वो मुसलमान हो गए थे, पूरी दुनिया उनके नाम से वाकिफ है। तो उनको भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन उनको थी पार्किंसनिज्म। क्योंकि उनको ये जो अलामात शुरू हुई थी इसकी वजह थी ट्रॉमा, क्योंकि वो बॉक्सिंग में जैसे होता है कि चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि कभी ना कभी आपको सर की चोट लगती है। तो पार्किंसोनिज्म जो होती है उसमें ट्रॉमा के अलावा बाज़-औक़ात अगर कोई जहरीली चीज खाई जाए या बाज़-औक़ात एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस होती हैं वो वजह बनती है, और बाज़-औक़ात लोगों में खास किस्म का दिमागी फॉलेज। तो उस वक्त जबकि वजह पता होती है उसको हम कहते हैं पार्किंसोनिज्म। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं पार्किंसंस डिजीज की जिसमें वजह नहीं पता होती, इसको हम कहते हैं इडियोपैथिक इटियोलॉजी। तो पार्किंसंस डिजीज की जब हम अलामात की बात करते हैं तो मैं आपको अलामात का बताता हूं कि आम तौर पे, और जैसे मैंने नाम भी अभी बताया कि ये रशा की बीमारी है जिसको उर्दू में हम कहते हैं 50 साल से जायद उम्र के लोगों में होती हैं, और मोटर डिजीज है ये बुनियादी तौर पे। मोटर डिजीज से मुराद ये है कि जो पार्किंसन डिजीज के मरीज होते हैं उनके अंदर रेस्टिंग ट्रेमर, जिसको मैं रशा कह रहा हूं उर्दू में, या रेशा की बीमारी उसको कहते हैं। तो उसमें रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं कि जब ये लोग बैठे होते हैं तो उनमें उनकी जो हाथ हैं वो ऐसे ट्रेमर्स उसके अंदर आते हैं, उसके अंदर रशा आता है, उसके अंदर वो मूव करते हैं ऐसे। लेकिन जैसे ही वो हरकत शुरू करते हैं तो वो जो ट्रेमर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए इनको रेस्टिंग ट्रेमर कहते हैं। और बाज़-औक़ात इनको हम पिन रोलिंग ट्रेमर्स भी कहते हैं, क्योंकि पिन रोलिंग का मतलब है कि वो अपने हाथों को ऐसे करते रहते हैं जैसे वो पिल को रोल, यानी टैबलेट जो होती है, गोली जो होती है, उसको रोल कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं पिल रोलिंग ट्रेमर। पिल रोलिंग ट्रेमर के अलावा इन लोगों में आमतौर पर यह देखा गया है कि इनके जो बाजू होते हैं वो सख्त होते हैं, जिसको हम आम जुबान में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहेंगे रिजिडिटी। लेकिन ये जो सख्ती होती है ये है खास किस्म की। जब एक डॉक्टर जब इनको चेक करता है और इस सख्ती को खत्म करने की कोशिश करता है तो ये, यानी इसको वो खत्म करते हैं रुकते हैं, खत्म करते हैं रुकते हैं, खत्म करते हैं रुकते हैं, इसे कहते हैं कॉग व्हील रिजिडिटी। यानी कॉग व्हील जैसे हम यूज करते हैं तो इसी तरह से, यानी अगर किसी मरीज में सख्ती है, फर्ज करें ये उसका बाजू है, ये सख्त है, आप उसको ऐसे करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं होता। लेकिन इनमें क्या होता है कि जब आप खत्म करने की कोशिश करते हैं तो वो खत्म होती है, लेकिन फिर आगे रुकावट आ जाती है, फिर आगे, इसे कहते हैं कॉग व्हील रिजिडिटी। तो पहली चीज क्या थी कि रेस्टिंग ट्रेमर, दूसरी चीज क्या थी कि कॉग व्हील रिजिडिटी। फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम इन लोगों में अलामात की शक्ल में जो आता है कि जब ये लोग चलने की कोशिश करते हैं तो आमतौर पे इनको अपनी जो चाल है या चलने का अमल है वो शुरू करने में काफी रुकावट महसूस होती है, ये फ्रीज हो जाते हैं, इसे कहते हैं एकाइनेजिया। और जब शुरू भी करते हैं चलना तो ये बहुत तेजी से नहीं चल पाते, बल्कि छोटे छोटे जो है अपनी कदम उठाते हैं और जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करते हैं, या बड़ा रुक रुक के चलने की कोशिश करते हैं। तो ब्रेडिकाइनेजिया कहते हैं। काइनेजिया का मतलब होता है मूवमेंट। एक काइनेजिया है कि इनको मूवमेंट शुरू करने में परेशानी होती है,
और ब्रेडिकाइनेजिया है कि फिर ये चलते कम हैं और रुकने में भी इनको प्रॉब्लम होता है। और ये जो खास किस्म की इनकी चाल होती है इसे कहते हैं फेस्टिनेटिंग गेट, कि ये छोटे छोटे कदम उठा के चलते हैं। आमतौर पे आगे की तरफ इनका झुकाव होता है, ये झुके हुए होते हैं आगे की तरफ, जिसको हम कहते हैं स्टूप पोस्चर। और आमतौर पे तो अगर आप आंख बंद करें या कोई आपको धक्का दे तो आपका जो दिमाग है वो अपना बैलेंस बरकरार रखता है। लेकिन जो पार्किंसंस डिजीज के मरीज होते हैं वो अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाते और वो किसी एक तरफ गिर पड़ते हैं, खास तौर पे दाईं साइड पे। तो इसके अलावा जो अलामात में हमें चीज मिल जाती है वो हमें मिलती है कि इनके चेहरे के तासुरात नहीं होते, इनका फ्लैट होता है फेस, यादाश्त इनकी काफी कमजोर हुई होती है और इनको माइक्रोग्राफिया होती है। माइक्रोग्राफिया का मतलब है कि जब ये लिखते हैं तो ये छोटे छोटे अल्फाज की शक्ल में लिखेंगे। तो स्पॉट चेहरा हो, यादाश्त कमजोर हो, छोटा छोटा लिखें और इनको रेस्टिंग ट्रेमर हो और कॉगविल रिजिडिटी हो और इनकी खास किस्म की चाल हो, तो इसको हम कहेंगे पार्किंसंस डिजीज या रेशा की बीमारी। इसकी जो तशखीस होती है वो आमतौर पे क्लिनिकल होती है। क्लिनिकल से मुराद ये है कि डॉक्टर जब देखते हैं कि किसी की उम्र 50 साल से जायद है और उनमें ये अलामात हैं तो आमतौर पे इसकी तशखीस कर ली जाती है क्लिनिकल बुनियाद पे ही। लेकिन अगर आपको कोई सीटी स्कैन, एमआरआई या बाकी टेस्ट तजवीज़ किए जाते हैं तो वो आमतौर पे ये देखने के लिए कि कहीं और कोई बीमारी तो नहीं है। जब आपकी एक दफ़ा तशखीस हो जाए तो आपके जो डॉक्टर हैं जिनको आप इन अलामात के बाद आपको दिखाना चाहिए, जो आपको दवाई कोई भी तजवीज़ करेंगे जो वो मुनासिब समझते हैं, लेकिन वो क्या आपको दवाई तजवीज़ कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ जेनरिक नेम बताऊंगा। हो सकता है आपका डॉक्टर इनमें से कोई आपको दे रहा हो किसी भी ब्रांड जो ड्रग होती है, ब्रांड नेम होता है, उसकी शक्ल में। तो इनमें एक दवाई बहुत मशहूर है पाकिस्तान में, मैं ब्रांड नेम उसका नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके अंदर होता है लीवोडोपा और कार्बिडोपा, जो पार्किंसंस के मरीज जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लीवोडोपा क्या है? लीवोडोपा एक प्रीकर्सर है डोपामीन का, यानी ये आगे डोपामीन बनाएगा। और कार्बिडोपा का क्या किरदार है? कार्बिडोपा इसका सिक्योरिटी गार्ड है कि ये दिमाग में जाए कार्बिडोपा और वहां जाके ये डोपामीन में तब्दील हो, ना कि दिमाग में जाने से पहले। तो ये जो पेरिफेरल कन्वर्शन ऑफ लीवोडोपा है, यानी दिमाग से पहले जो ये तब्दील होने का अमल है, तो लीवोडोपा उसको रोकता है। क्योंकि अगर दिमाग में दाखिल होने से पहले ही जो लीवोडोपा है वो डोपामीन बना दे तो उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, उल्टियां हैं, दिल का खराब होना है, तो वो आ सकता है। तो उनसे बचाने के लिए ये एक सबसे बड़ी इब्तदाई दवाई है जो शुरू करवाई जाती है। और बाज़ औक़ात बीमारी के इब्तदाई मराहिल में साथ या पहले भी डोपामीन एगोनिस्ट हम कहते हैं वो दवाई दी जाती है। और एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट वो होता है जो किसी एक चीज़ को बढ़ावा देता है, एंटागोनिस्ट वो होता है जो किसी चीज़ को रुकावट पैदा करता है। क्योंकि यहाँ पे हमें डोपामीन की कमी का हम शिकार हैं जब हमें पार्किंसंस है, तो ऐसी दवाई जो उस कमी को पूरा करे और अगर हमारे जिस्म में कुछ डोपामीन मौजूद है तो उसको बढ़ावा दे, तो उसे हम कहते हैं डोपामीन एगोनिस्ट। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास जेनरिक नेम होते हैं, प्रेमीपिक्जोल है और भी बहुत सारे हैं, ब्रोमोक्रिप्टीन है। लेकिन आपका डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखते हुए आपको कोई तजवीज़ कर सकता है। इन दो मेन दवाई के अलावा कोई और भी दवाई दी जा सकती है उनके साथ, जैसे सेलेजिलिन है, ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर इसे हम कहते हैं, यानी एक एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है। और ये भी देने का मकसद यही होता है ताकि जो लीवोडोपा है उसकी डोज कम देनी पड़े, क्योंकि ये तकवीयत देता है डोपामीन को, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ? न्यूरो का मतलब है न्यूरॉन्स, ट्रांसमीटर का मतलब है कि एक से दूसरी जगह पैगाम रसानी करने वाली चीज है ये। तो जो सेलेजिलिन है वो है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर। इसी तरह कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स भी होते हैं, तो वो भी दिए जाते हैं। मुख्तलिफ जो हैं वो जेनरिक नेम हैं उनकी शक्ल में, टेकापोन के नाम से है, टोल्कापोन के नाम से है, जो मुख्तलिफ ब्रांड्स की शक्ल में आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ कर सकता है। इसी तरह बाज़ औक़ात आपके डॉक्टर जो हैं उन मरीजों को जो यंग होते हैं और जिनमें ख़ास तौर पर ट्रेमर्स आ जाएं तो उनको एंटीकोलिनर्जिक देते हैं।
ये जो एंटी कोलिनर्जिक है ये भी मुख्तलिफ जेनरिक नेम से आते हैं, फेनेक्सोडोल है और भी बहुत सारे होमेट्रोपिन है, वो किसी भी नाम से आपको दिया जा सकता है। तो आमतौर पे तो कोशिश होती है डॉक्टर्स की कि वो आपको दवाई तजवीज़ करके तो उसी से ही आप में बेहतरी आ जाए, लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपकी कंडीशन में बेहतरी ना आए दवाइयों से, तो फिर बाज़-औक़ात जो डॉक्टर हैं आपके, क्योंकि पार्किंसंस का मरीज़ न्यूरोलॉजिस्ट को चेक करवाता है। एक होता है न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन कौन होता है? जो सर्जरी करता है आमतौर पे दिमाग की। न्यूरोलॉजिस्ट वो होता है जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है दिमाग की बीमारियों का। तो जब इंटरवेंशन की जरूरत होगी तो इब्तदाई तौर पे तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन ये इंटरवेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि जो बेसल गैंग्लिया है उसके कुछ हिस्से होते हैं, जैसे सब्सटेंशिया नाइग्रा है, जैसे कार्डेट है, प्यूटामिन है, ग्लोबस पैलिडस है, ये दिमाग के बिल्कुल दरमियान के हिस्सों में होते हैं। तो बाज़ औक़ात एक प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं पैलिडोटमी, यानी ग्लोबस पैलिडस जो है वहां तक पहुंचा जाता है एक सुराख करके और वहां पे स्टिमुलेशन की जाती है। और बाज़ औक़ात इसके अलावा भी एक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की इंटरवेंशन होती है कि जिससे इस बीमारी पे काबू डालने की कोशिश की जाती है। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट किस स्टेज पे ज़रूरी नहीं रहता है और किस स्टेज पे फिर जो सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपका जो डॉक्टर है वो फैसला करेगा। ये वीडियोस बुनियादी तौर पे एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए हैं, लेकिन जब भी आपको कोई ऐसी अलामात हों तो आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से राब्ता करें, आपके डॉक्टर से राब्ता करें जो आपको प्रॉपर तशखीस करेगा और जो भी दवाई आपको मौजू है वो आपको प्रेस्क्राइब करेगा। किसी भी तरह से इन वीडियोस का ये मकसद नहीं है कि इन वीडियोस को देख के आप अपना इलाज करें या अपने किसी प्यारे का इलाज करें।